न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में कक्षा 10 के विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पाठ जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास के पहले पार्ट का आपने अध्ययन किया, जिसमें जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न वैज्ञानिकों के सिद्धांतों का वर्णन किया गया। अब सेकेंड पार्ट में आप जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का अध्ययन करेंगे, जो कि न केवल कक्षा 10 में बल्कि कक्षा 12 के लिए भी महत्वपूर्ण लेसन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव विकास होता क्या है। जैव विकास धीमी गति से होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें प्राचीन काल के सूक्ष्म व सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक युग के जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ है। जैव विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया। अर्थात आप देखें कि जैव विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्राचीन समय के प्राणी कैसे थे और धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव हुआ तो आधुनिक युग के प्राणी कैसे बन गए। तो जैव विकास को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो हम पढ़ेंगे जैव विकास के प्रमाण। तो जैव विकास के प्रमाण निम्न तथ्यों के आधार पर दिए जा सकते हैं। नंबर 1, तुलनात्मक आकारिकी व शरीर रचना से प्रमाण। तुलनात्मक आकार की, दो या दो से अधिक प्राणियों में जो तुलनात्मक अंग मिलते हैं, मिलते जुलते अंग मिलते हैं, उन्हें हम तुलनात्मक आकार की कहते हैं। तो इसके आधार पर हम सबसे पहले जानेंगे समजात अंगों से प्रमाण। समजात अंग वे अंग जो जन्म तथा मूल संरचना या उत्पत्ति में एक समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे घोड़े की अगली टांग और मनुष्य के हाथ में एक समान रूप से ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है, परंतु दोनों के कार्य अलग हैं। घोड़े की टांग चलने के काम करती है, मनुष्य का हाथ पकड़ने का काम करता है, लेकिन दोनों में ह्यूमरस पाए जाने से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई होगी। समवृत्त अंगों से प्रमाण वे अंग जो जन्म तथा मूल संरचना में भिन्न होते हैं, यानी उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, परंतु एक समान कार्य करते हैं, उन्हें हम समवृत्त अंग कहते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख में और तितली के पंख में काफी अंतर होता है। चमगादड़ के पंख में ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है, परंतु तितली के पंख में ह्यूमरस की हड्डी नहीं पाई जाती। अर्थात ये उत्पत्ति में भिन्न है, फिर भी दोनों एक समान कार्य अर्थात उड़ने का कार्य करते हैं। तिन्हें हम कहते हैं समवृत्त अंग। तो जैसा कि आपने देखा जैव विकास का प्रमाण, तो समजात अंगों से और समवृत्त अंगों से स्पष्ट हुआ कि जो उदाहरण दिए गए उन पूर्वजों उनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वजों से हुई होगी। अब हम पढ़ेंगे अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंग वे अंग जो हमारे पूर्वजों में पूर्ण रूप से विकसित थे, परंतु आज वे अवशेष मात्र पाए जाते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है वर्तमान समय में। उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे निमेषक पटल, कर्ण पल्लों की पेशियाँ, अक्लदार, वर्मीफार अपेंडिक्स, क्रीम रूप परिशेषिका आदि। ये अंग हमारे पूर्वजों में अधिक उपयोगी थे, लेकिन आज इनका कोई उपयोग नहीं है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि हमारी उत्पत्ति ऐसे पूर्वजों से हुई है जिनमें ये अंग अत्यधिक उपयोगी रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे जीवाश्मिकी से प्रमाण। तो प्राचीन समय में पाए जाने वाले जीव जंतु अथवा वनस्पतियों के वे अवशेष जो चट्टानों के नीचे, पृथ्वी के नीचे दबे हुए पाए गए हैं, जीवाश्म फॉसिल्स कहलाते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे जीवाश्मिकी कहते हैं। जीवाश्मिकी का पता सर्वप्रथम लियोनार्डो डिविंसी ने लगाया तथा जॉर्ज क्यूवियर ने 1800 ईस्वी में जीव विज्ञान की स्थापना की। भारत में बीरबल साहनी को जीवाश्मिकी का पिता कहा जाता है। इस तरह से आपने जैव विकास को देखा और जैव विकास के कुछ प्रमाणों को देखा। अब आप पढ़ेंगे
जय विकास के सिद्धांत। तो जय विकास को स्पष्ट करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जैसे डी लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, बिजमॉन आदि। लैमार्कवाद या लैमार्किज्म। तो डी लैमार्क ने अपने जैव विकास के सिद्धांतों को अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया जीवधारियों और उनके अंगों के आकार में वृद्धि की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है एवं वातावरण के परिवर्तन के अनुसार जीव स्वयं को अनुकूल बनाते हैं। उन्होंने दो अवधारणाओं का वर्णन किया। नंबर 1, अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग। डी लैमार्क ने बताया कि मनुष्य जिस अंग का ज़्यादा प्रयोग करता है वे अधिक मजबूत और स्थायी हो जाते हैं तथा जिन अंगों का कम प्रयोग करता है वे धीरे धीरे कमज़ोर होकर के लुप्त हो जाते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने जिराफों और सर्पों का उदाहरण दिया। जिराफों के बारे में उन्होंने बताया कि प्राचीन समय में पाए जाने वाले जिराफों की गर्दन तथा अगली टांगें छोटी थी, परंतु वातावरण परिवर्तन के समय जब वायुमंडल की घासें सूख गई तो उन्हें अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ा। अतः पेड़ पौधों से पत्तियों को तोड़ने के लिए वे निरंतर अपनी अगली टांगों को और अपने गर्दन को उचकाते थे। फलस्वरूप लगातार ऐसा करने से उनकी गर्दन तथा अगली टांगें लंबी हो गई। फलस्वरूप कालांतर में केवल लंबी गर्दन वाले और लंबी अगली टांगों वाले ही जिराफ उत्पन्न होने लगे। दूसरा, उन्होंने सर्पों के ऊपर प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय में सर्पों के पास पैर हुआ करता था, परंतु जब वे दुश्मनों से बचने के लिए भागते थे तो उनके पैर झाड़ियों में फंस जाया करते थे, जिससे उन्हें चलने में दिक्कतें आती थी। अतः वे पैरों का प्रयोग बंद करके सरकने लगे, खिसकने लगे और धीरे धीरे उनके पैर कमज़ोर होकर के लुप्त हो गए और आने वाले समय में बिना पैर के सर्प पैदा होने लगे। परंतु लैमार्कवाद में कुछ कमियां दिखाई दी। तो अब हम अध्ययन करेंगे लैमार्कवाद की आलोचना के बारे में। बीजमान नाम के वैज्ञानिक ने 21 पीढ़ी तक चूहे के पूंछों को काटा, फिर भी उन्होंने देखा कि उत्पन्न होने वाली संतान में पूंछें रहती हैं। इससे लैमार्कवाद को गलत सिद्ध किया। मनुष्य निरंतर अपनी दाढ़ी मूछें बनाता रहता है, फिर भी उनकी संतानों में दाढ़ी आती है। इससे भी लैमार्कवाद गलत सिद्ध होता है। पहलवान की संतान प्रायः पहलवान नहीं होती है, न ही डॉक्टर की संतान डॉक्टर होती है। तो इससे लैमार्कवाद झूठा साबित होता है। बाद में इनके कमियों को दूर करते हुए यह बताया गया कि आनुवांशिक एवं वंशागत के सिद्धांत के अध्ययन से यह सिद्ध किया गया कि जो उपार्जित लक्षण किसी जीव के जीन प्रारूप में होते हैं वे ही लक्षण वंशागत द्वारा अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं तथा विकास में सहायक होते हैं, न कि उन पर अंगों के प्रयोग या अनुप्रयोग का कोई प्रभाव पड़ता है। अब आप अध्ययन करेंगे नव लैमार्कवाद के बारे में। लैमार्क की कमियों को दूर करके विभिन्न वैज्ञानिकों ने उसको पुनः प्रतिपादित किया, जिसे नव लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। नव लैमार्कवाद के अनुसार जीवों के उपार्जित लक्षणों में सिर्फ वे ही लक्षण वंशागत होते हैं जो कि गुणसूत्रों अर्थात जीन में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी आनुवांशिक एवं वंशागत सिद्धांत के अध्ययन से यह सिद्ध हो गया कि जो उपार्जित लक्षण किसी जीव के जीन प्रारूप में होते हैं वे ही वंशागत द्वारा अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं तथा विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। लैमार्कवाद का समर्थन सुमनर, कैमरर तथा मैकडूगल नाम के वैज्ञानिकों ने किया।
सुन्नर ने 1010 ईस्वी में सफेद चूहों को कई पीढ़ियों तक अधिक तापमान पर रखा, जिससे उनकी संतानों में पूंछों का लंबे हो गए। ये सुन्नर का था प्रयोग। कैमरन ने 1924 ईस्वी में सैलामेंडर को विभिन्न प्रकार के वातावरण में रखा, जिससे उसके रंग में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार नव लैमार्कवाद को बल मिला तथा लैमार्कवाद की कमियों को दूर किया गया। अब नेक्स्ट सिद्धांत है डार्विनवाद। तो चार्ल्स डार्विन ने अपने जैव विकास के सिद्धांतों को अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति में प्रतिपादित किया। उनके सिद्धांत निम्न तथ्यों पर आधारित हैं। नंबर 1, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। चार्ल्स डार्विन ने बताया कि सभी जीवधारियों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, जिससे उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। जैसे मादा एस्केरिस अपने जीवन काल में लगभग 2.5 करोड़ अंडे देती है तथा एक सीप एक जनन काल में 10 लाख अंडे देती है। अर्थात सभी जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, फिर भी संख्या सीमित है। इसके लिए उन्होंने दूसरा तथ्य दिया, जीवन संघर्ष। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्राणी में भोजन, आवास, वायु, जल आदि के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसमें अधिकांशतः जीव नष्ट हो जाते हैं और बहुत कम जीव ही बचते हैं। यह जीवन संघर्ष कई प्रकार का होता है, जैसे अंतःजातीय संघर्ष। जब एक ही जात के सदस्यों के मध्य विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष होता है तो उसे अंतःजातीय संघर्ष कहते हैं। अंतर्जातीय संघर्ष, जब विभिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए संघर्ष होता है तो उसे अंतर्जातीय संघर्ष कहते हैं। वातावरणीय संघर्ष, जब विभिन्न प्रकार के जीवधारियों में जल, वायु, बाढ़, सूखा आदि के कारण जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसे हम वातावरणीय जीवन संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट तथ्य उनका था योग्यतम की विभिन्नताएं तथा उनकी वंशागति। उन्होंने बताया कि प्रकृति में प्रत्येक जात के जीवों में विभिन्नताएं मिलती हैं और ये विभिन्नताएं जीवों को वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए सहायक होती हैं। अर्थात उनके अंदर अनुकूलन लाने के लिए ये विभिन्नताएं उन्हें सहायता प्रदान करती हैं तथा जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल नहीं बना पाता है वह नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट तथ्य था उनका योग्यतम यानी श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता। उन्होंने बताया कि जीवन संघर्ष में वे ही जीव जीवित रहते हैं जो वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके स्वयं को और अधिक अनुकूल बना लेते हैं, और जो जीव अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। नेक्स्ट उनका था नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। उन्होंने बताया कि जीवित रहने के लिए जीवों में संघर्ष होता है, इसमें से जो प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होता है अर्थात प्रकृति के अनुकूल जो संघर्ष होते हैं वे ही जीवित रहते हैं और अन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रकृति में श्रेष्ठ व अनुकूलित जीवों का ही चयन या वर्ण होता है। उनका अंतिम तथ्य था नई जातियों की उत्पत्ति। उन्होंने बताया कि ये जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही हैं जीवों में वे पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रहती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाती रहती हैं। साथ ही साथ संतान में भी अपने कुछ विशेष लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ पीढ़ियों बाद इन लक्षणों तथा विभिन्नताओं की वंशागत इतनी अस्थायी या स्थिर हो जाती है कि संतानें अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाती हैं और नई जाति के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार डार्विन ने अपने सिद्धांतों को इन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया और
उसे अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति में प्रतिपादित किया। लेकिन लैमार्क की भांति डार्विनवाद की भी आलोचना हुई। विभिन्न वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद की भांति डार्विनवाद में भी कमियां खोज ली। जैसे इन्होंने विभिन्नताओं की उत्पत्ति एवं कारणों पर कोई प्रभाव नहीं डाला, यह इनकी कमी थी। दूसरा, वैलेस तथा डार्विन दोनों ही वंशानुक्रम में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली और न जाने वाली विभिन्नताओं में भेद न कर सके, अर्थात डार्विन न बता सके कि कौन सी विभिन्नताएं वंशागत होंगी, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगी, और कौन सी नहीं जाएंगी। इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत को बताया, मगर उसके समर्थ की उत्पत्ति नहीं बताया, यानी कैसे ये होती हैं उस बात को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। तो इस प्रकार डार्विनवाद की आलोचना हुई। बाद में डार्विनवाद में भी सुधार हुआ और नया सिद्धांत प्रस्तुत किया गया।